हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हमने कितने टाइप का है वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि पिवोट फ्रिक्शन क्या होता है, और पिवोट फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। उसके बाद हमने जनरल बेयरिंग देखी थी। जनरल बेयरिंग में भी हमने यही समझा था कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रिक्शन ऑफ पिवोट एंड कॉलर बेयरिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिवोट होती क्या है, पिवोट और कॉलर दोनों क्या हैं। तो जो रोटेटिंग शाफ्ट होती है, रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर एक्सियल थ्रस्ट होता है, और एक्सियल थ्रस्ट होता है ये एक इम्बैलेंस्ड फोर्स होता है। इम्बैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बियरिंग सरफेसेस की ज़रूरत होती है जो उस थ्रस्ट को बैलेंस कर सके, और उस थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए जो बियरिंग सरफेसेस माउंट की जाती है वो बियरिंग सरफेसेस ही पिवोट और कॉलर होती है। जो पिवोट होती है वो शाफ्ट के एंड्स पे लगती है, और जो कॉलर होती है वो शाफ्ट के बीच बीच में माउंट होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो शाफ्ट्स हैं उनके ऊपर एक्सियल थ्रस्ट कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो हम बात करेंगे जो प्रोपेलर्स होते हैं, शाफ्ट जो शिप्स की होती है उन पे एक्सियल थ्रस्ट होता है। जो स्टीम टरबाइंस की शाफ्ट होती है उनमें एक्सियल थ्रस्ट होता है, और जो वर्टिकल मशीन शाफ्ट्स होती है उनमें भी हम एक्सियल थ्रस्ट को देख सकते हैं। और वहाँ पे हमको ये बेयरिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें बेयरिंग सरफेसेस की ज़रूरत है। बेयरिंग सरफेस उस जो एक्सियल थ्रस्ट है उसको बैलेंस कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिवोट कितने टाइप की होती है। पिवोट होती है, ये हमने मतलब जाना कि जो शाफ्ट होती है उसके जो एंड्स होते हैं उस पे ही पिवोट लगती है। तो पहला हम देखेंगे फ्लैट पिवोट। पहला हम देखेंगे फ्लैट पिवोट। जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि शाफ्ट है जो वर्टिकली लग रही है, और इसके अंदर जो लोड है W वो एक्सियल थ्रस्ट है। एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, जो एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है जो फोर्स, वो हमारा एक्सियल थ्रस्ट है। तो पिवोट हम देख सकते हैं जो बॉटम है, बॉटम के अंदर फ्लैट जो सरफेस दिख रही है, जो ये सरफेस है ये शाफ्ट को होल्ड करे हुए है, और जो इसका थ्रस्ट है इसको यहाँ पे होल्ड करे हुए है। तो ये जो सरफेस है ये फ्लैट है, तो इसको हम फ्लैट पिवोट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉनिकल पिवोट। जो बॉटम सरफेस है उसको हम देखेंगे तो ये कॉनिकल शेप की है। जो शाफ्ट है जहाँ पे रेस्ट कर रही है शाफ्ट, ये एक कॉनिकल शेप की सरफेस है, तो इसको हम कॉनिकल पिवोट बोलेंगे। तीसरा हम देखते हैं ट्रंकेटेड पिवोट। जो ट्रंकेटेड पिवोट है उसका नीचे का जो शेप है वो ट्रापेजॉइडल शेप होती है, इसलिए इसको ट्रंकेटेड पिवोट भी बोलते हैं और ट्रापेजॉइडल पिवोट भी बोलते हैं। Bearing surfaces placed at the end of shaft to take axial thrust are known as pivot. जो bearing surfaces shafts के end पे माउंट होती है उनको pivot बोलते हैं, जो axial thrust को बैलेंस कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलर्स क्या होती है। कॉलर्स होती है जो शाफ्ट के बीच बीच में माउंट होती है। जो पिवोट होती है वो शाफ्ट के एंड्स पे लगती है, और कॉलर्स है जो बीच में उसका जो प्रेशर है उसको मैनेज करने के लिए बीच बीच में लगाई जा सकती है। तो और शाफ्ट भी जो कॉलर्स हैं उनकी भी शेप दोनों टाइप के हो सकते हैं, कॉनिकल भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं। लेकिन जो कॉनिकल है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। फ्लैट कॉलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिंगल फ्लैट कॉलर का डायग्राम है जिसमें एक सिंगल कॉलर लगी हुई है शाफ्ट के ऊपर। दूसरा डायग्राम है उसमें मल्टीपल फ्लैट कॉलर्स लगी हुई हैं, एक से ज़्यादा कॉलर्स भी हो सकती हैं। बीच बीच में जो थ्रस्ट है उसको बैलेंस करने के लिए हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो कॉलर्स हैं उनको माउंट कर सकते हैं। आगे हम इसमें एक नोट देखेंगे। जो न्यू बेयरिंग्स होती हैं, इन न्यू bearings contact between the shaft and bearing may be good over whole surface।
जो नई बेयरिंग होती है उसके और शाफ्ट का जो कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है, वो अच्छा होता है, अच्छा थ्रू आउट सब इवन होता है। उसकी वजह से इट मीन्स प्रेशर ओवर रबिंग सरफेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसकी वजह से जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर पॉइंट पे, वो अलग अलग नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं जब बियरिंग्स नई होती है। जब पुरानी बेयरिंग हो जाती है तो बियरिंग सरफेस का जो पॉइंट है, जो सरफेस है उसके जो सारे रबिंग सरफेस के जो सारे पार्ट्स हैं उनकी सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है। जो ओल्ड है बियरिंग उसके अंदर हम देख रहे हैं, बट व्हेन बियरिंग बिकम्स ओल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द रबिंग सरफेस विल नॉट मूव विद द सेम वेलोसिटी। जो सारे पार्ट्स हैं वो सेम वेलोसिटी से रबिंग सरफेस के मूव नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो अलग अलग रेडियई पे अलग अलग आएगा। बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बियरिंग। जो एक्सिस है बियरिंग की, वो वहाँ से अगर डिस्टेंस हम देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे तो वो हमारा रेडियस ही है वो डिस्टेंस। तो वेलोसिटी रेडियस के साथ में इंक्रीज होगी। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगी। इट मीन्स वियर में बी डिफरेंट एट डिफरेंट रेडियाई। अलग अलग रेडियस पे जो हमारी वियर है वो अलग अलग होगी और प्रेशर भी अलग होगा। तो इसको हम आगे जैसे सॉल्व करते हैं फ्लैट पिवोट का या किसी का भी अभी डेरिवेशन देखेंगे तो उसके अंदर हम दो थ्योरीज को कंसीडर करेंगे। एक तो हमारा होगा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और दूसरा हमारा होगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो इस वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो पिवोट होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, कॉलर पिवोट दोनों क्या है। ये बियरिंग सरफेसेस ही होती हैं, बियरिंग सरफेस जो एक्सियल थ्रस्ट को बियर कर सके, इसलिए बियरिंग सरफेसेस की ज़रूरत है। और दोनों का जो पोजीशन है लगने का वो अलग अलग है। जो पिवोट होती है वो शाफ्ट्स के एंड्स पे लगती है, जो पिवोट होती है वो शाफ्ट के एंड्स पे लगती है, और जो कॉलर्स होती है वो शाफ्ट के बीच बीच में माउंट होती है। तो आज के लेक्चर में हमने यहीं तक देखा। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लैट पिवोट है उसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे।